Hello everyone, my name is Vikrant Tomar. Today I am here to discuss something which is very important, which is related to the upcoming AE examination. आजकल व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू एक सिलेबस सर्कुलेट हो रहा है कि शायद अपकमिंग एग्जामिनेशन में सिलेबस चेंज हो जाएगा, शायद कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं जो इंट्रोड्यूस होने वाले। वेल ऑफिशियली तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन चिंता तो बढ़ ही जाती है ना, क्योंकि अगर ये एक ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट को अप्रूव होने में टाइम लगेगा नहीं। और वैसे भी ये जो ड्राफ्ट है वो मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कमीशन का क्या भरोसा, हो सकता है 10 दिन के बाद में अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका सिलेबस बदल गया है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 4 to 5 सब्जेक्ट्स विद इन 1.5 months और 1 month। तो उस केस में क्या करें, चिंता तो बढ़ी जाती है। तो फॉर द सीरियस कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम को काफ़ी दिनों से टारगेट कर रहे हैं और मैनी टाइम्स जो मेंस लिख चुके हैं, उनके लिए भी ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि जैसे नए नए सब्जेक्ट्स जो हैं लाइक स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ टॉपिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में एडिशनल टॉपिक्स, देन हाइड्रोलॉजी, और उसमें भी फिर कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। पॉट एंड सीपीएम जो आज तक नहीं पूछा गया वो भी इंक्लूड कर दिया। तो सिलेबस चेंज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में चेंज करना, ये थोड़ा सा मतलब टेंशन की बात है कि इतने कम टाइम में किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि अभी करेंगे तो करेंगे, करनी तो पड़ेगी। अगर मान लो कमीशन बोलता है कि जैसे इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर प्रीलिम्स हुआ तो उसका सिलेबस भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट से पुराना सिलेबस जो था ए का, दैट इज रिमूव फ्रॉम द वेबसाइट। इफ द सिलेबस हैज बीन रिमूव्ड, there is a high probability that new syllabus will be introduced. So if new syllabus will be there, तो definitely ये जो सर्कुलेट हो रहा है ना कहीं ये बात सच लग रही है। एनीवे, ये सीरियस मुद्दा तो है, लेकिन इसकी सीरियसनेस की डेप्थ कितनी है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में सिलेबस ड्रास्टिकली बदल गया है, क्या ये सिलेबस बिल्कुल हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। वेल, इतना भी मुश्किल टास्क नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सिलेबस है जिसको कंप्लीट करना है। जैसा मैंने आपको कुछ अप्रॉक्स 15 टू 20 डेज़ पहले बोला था कि कुछ मैंने सिलेबस दिया था आपको कि कम से कम बेटा ये वाले सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। तो जो न्यू सिलेबस आया है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पुराने सब्जेक्ट्स को डायरेक्टली गायब कर दिया। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया था आज, तो वो बोल रहे हैं कि सर क्या कहते हैं, एस्टिमेशन हटा दिया है, एस्टिमेशन है नहीं, सर्वेइंग भी नहीं है, सर्वेइंग में फिर कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए, पुराना वाला सर्वे है ही नहीं, बिल्डिंग मटेरियल टोटली वैनिश हो चुका है, बिल्डिंग मटेरियल है ही नहीं, सिर्फ स्टील है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो सिलेबस आप पहले से पढ़ते आए हैं वो तो है ही, सिर्फ एडिशनली 4 to 5 सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। और 4 to 5 सब्जेक्ट्स को भी किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेंस के लिए ये जो स्कीम है वो मेंस की है। तो पहले से जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश का एग्जाम तो होता ही था टेक्निकल के साथ साथ। तो अभी थोड़ा सा चेंज ये है कि जनरल इंग्लिश के साथ, जनरल स्टडीज के साथ एप्टीट्यूड भी ऐड कर दिया है। और एक ही पेपर हो रहा था, अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, दोनों ही डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, टेक्निकल पेपर 1 और टेक्निकल पेपर 2। पैटर्न वही है, एग्जाम वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा इसको फेरबदल किया है कुछ नया दिखाने के लिए। चलो नया से कमीशन बना है तो इस बार कुछ नया लेके आएंगे, लेकिन फॉर्मेट वही है। मेंस जैसा आपका आंसर राइटिंग था वही रहेगा, कुछ उसमें नया है नहीं। नंबर्स में थोड़े से फेरबदल हुए हैं, जैसे पहले 200 मार्क्स का टेक्निकल आता था, अभी 300 मार्क्स का आएगा। जीके और इंग्लिश मिला के 200 होता था,
अभी 150 है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात भी है, क्योंकि टेक्निकल टेक्निकल पोस्ट है और नॉन टेक का वेटेज थोड़ा सा कम किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो खैर मेंस की स्कीम है, इससे हमें कोई ज़्यादा इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए। सिलेबस पे आते हैं, जो मेन इश्यू है जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। क्या क्या नया है सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। जो पुरानी चीजें हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं वो तो एज इट इज रहेंगी। एक्स्ट्रा से क्या पढ़ लेना है भैया, आपको क्या एक्स्ट्रा से पढ़ लेना है इसमें। एक ये टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर्ट एंड सीपीएम, जिसमें नेटवर्क एनालिसिस है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है। ये सब्जेक्ट शायद आपने अरुणाचल के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ना पढ़ा हो, लेकिन बाकी अदर स्टेट सर्विसेज में ये एग्जाम में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता ही है। ईएससी में है, एसएससी में है, एवरीवेयर। ठीक है, एक ये टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब जो लोग कह रहे थे कि बिल्डिंग मटेरियल को हटा दिया, बिल्डिंग मटेरियल को हटाया नहीं है। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो उसने हेडिंग दी है, स्ट्रक्चरल स्टील है, उसके बाद कंक्रीट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, मिक्स डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ये सब क्या जरूरत है मेंशन करने की। अगर या तो बोल दो कंक्रीटिंग, दैट्स इट, उसके अंदर सब आ जाता है। अब इन्होंने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, सीमेंट है, सैंड है, फोर्थ एग्रीगेट्स हैं, है ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सीमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, सैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एग्रीगेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हो गया ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट बोलने से। तो बिल्डिंग मटेरियल से आप ये मत सोचना कि बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो जाएगा। कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं है जहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इवन सेकंड या थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल से ही है। तो बिल्डिंग मटेरियल को छोड़ना नहीं, जितना आपने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ाया है, या बाकी जो भी नॉन कैटलिस्ट स्टूडेंट भी हैं, जो भी आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते आए हैं, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बिल्डिंग मटेरियल हटाया नहीं यहाँ से, सिर्फ कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं, इस बात को समझ लीजिए। आपका सिलेबस बदल नहीं गया है, आपका सिलेबस मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, देयर इज सम मॉडिफिकेशंस, दैट्स इट। और मॉडिफिकेशंस क्या है कि उन्होंने स्ट्रक्चर एनालिसिस इंट्रोड्यूस कर दिया, सोम में एक दो टॉपिक बढ़ा दिया, सोइल में एक दो टॉपिक बढ़ा दिया। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ के जाओ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंटरव्यू के लिए हमेशा प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना ईटानगर में, आप देखते हो जहाँ तहाँ कचरा फेंका रहता है। तो इंटरव्यू में जब मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझसे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू में। तो वहाँ पे आप थोड़ी ना इंटरव्यूअर से जाके बोलते हो कि सर ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं था। दैट्स वाई फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years आई ऑलवेज गाइडिंग स्टूडेंट टू गो थ्रू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल। तो लास्ट में अभी इवेंचुअली ऐड हो ही गया वो मेंस में। तो प्री में भी ये आएगा कि नहीं, देखो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि आएगा कि नहीं, बस हम एक अंदाजा लगा सकते हैं एज एन एस्पिरेंट हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बीच, क्योंकि मैं खुद एक टीचर के साथ साथ एस्पिरेंट भी रहा हूँ। 3 times मैं भी मेंस लिख चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बस मैं वही यहाँ पे आता हूँ आपसे शेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला पार्ट है जो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, जो पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा सर्वेइंग में चेंज सर्वे गायब कर दिया, कंपास सर्वे गायब कर दिया, लेवलिंग भी हटा दिया, ये कुछ नया दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फर्स्ट चैप्टर, एरर वो सब है, मैप्स क्या होता है, स्केल क्या होता है ना, छोटे छोटे, ये फर्स्ट चैप्टर है पूरा। इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट। चलो, डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट, उसके अंदर उसने बताया ट्रैवर्सिंग एंड ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो डोंट थिंक यहाँ पे चेन सर्वे और कंपास सर्वे का कंसेप्ट भी लगेगा, उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अगर उसने मेंशन नहीं किया तो आप मत सोचिए कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आएगा। आपने जितना पढ़ा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने जितना पढ़ा है आप डिसअपॉइंट मत होइए कि आपने कुछ आपका लॉस हो गया। एक स्टूडेंट से बात हुई मेरी, वो बोलता है आज कि सर मैं तो 1.5 साल से प्रिपरेशन करता, मेरा पूरा टाइम लॉस हो गया। टाइम कैसे लॉस हुआ? टेक्निकल नॉलेज गेन किया आपने आपने आपको नॉलेज मिली है, तो नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है ना। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी आइदर इन प्री मेंस और इंटरव्यू। और कहीं ना करे यार, जॉब के लिए थोड़ी पढ़ते हैं सिर्फ,
वैसे हमारा मोटिव जॉब के लिए पढ़ना है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो कुछ भी ऐसा अपने अंदर इस लास्ट मोमेंट में ऐसा लेके ना आए, डिसअपॉइंटमेंट ना लेके आए कि हमने तो तैयारी की थी कुछ और, अभी सिलेबस बदल गया। अभी प्री का सिलेबस मेंशन भी नहीं है, लेकिन देयर इज अ हाई चांस अगर कमीशन इस तरीके से चल रहा है तो शायद शायद वो प्री में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो और क्या क्या ऐड किया है देखते हैं, चलिए। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये एक टॉपिक है जो मैं मानता हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, 15 से 20 दिन 25 दिन इनको देना ही पड़ेगा। अगर मेंस में आया तो मेंस में पढ़ेंगे क्या, बेटा टाइम नहीं मिलेगा। सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप इसको सोचते हैं कि हम प्री क्वालिफाई करेंगे फिर 1.5 महीने में स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे और मैकेनिक्स भी पढ़ लेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जियोटेक और उन सब के जो एडिशनल पार्ट्स हैं सब पढ़ लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, रियलिटी में जिए। अगर प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया भी, सपोज कि मतलब ये सब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ प्रीलिम्स, सपोज, तो अगर प्रीलिम्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो मेंस में क्या आपको पास टाइम होगा ये नए से पढ़ने के लिए, बिल्कुल फ्रेश से पढ़ने के लिए? तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। और इन सब्जेक्ट्स में जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा से हैं, फिर से मैं एक चीज़ और आपको एडवाइस करूंगा यहाँ पे, जो पुराना सब्जेक्ट है ना, जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको छोड़ना नहीं है। आपका सिलेबस चेंज नहीं मॉडिफाई हुआ है तो आपको एडिशनली कुछ सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पे दो अप्रोच हो सकते हैं स्टूडेंट की, अरे इतना सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, 1.5 मंथ जैसा बच्चा है, इसमें कैसे 2 मंथ्स में कैसे करेंगे, तो इस बार नहीं होगा, चलो डिसअपॉइंट होके बैठ जाए। एक तो ये इस टाइप की कैटेगरी होगी। और दूसरी क्या होगी कि ठीक है अब जो भी है यही है ना, सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो सबके लिए हुआ है, सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो बेटर परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली सिलेक्शन उसी का होगा। तो अभी टाइमलाइन डिसाइड हो चुका है, अभी से आप कमर कस लीजिए। वट एवर द प्रिपरेशन यू हैव डन दैट्स गुड, उसके टच में भी रहना है, रिवाइज करते रहना है और न्यू सब्जेक्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें मास्टर कर लीजिए, बट एटलीस्ट इतना पढ़िए कि आपका अगर प्रीलिम्स में आए तो आप कर लें और मेंस में कुछ घंटों की मेहनत के बाद आप कन्वेंशनल क्वेश्चन भी कर पाएँ। इस अप्रोच से एटलीस्ट सब्जेक्ट को अभी से तैयार करके चलें। ये उनके लिए जिनको सिलेक्शन चाहिए डेफिनेटली किसी भी कीमत पे, तो पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है? सेकंड थिंग क्या हो सकती है कि मान लो कि ये ड्राफ्ट है, अभी तो हमारे सामने ड्राफ्ट ही है ना, हो सकता है कि इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना हो। मान लो 1% मान लो कि इसको हमने पढ़ा है एडिशनल सब्जेक्ट्स को और इस बार तो सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं ऑफिशियली क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है ना। तो उस केस में क्या होगा? तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपका जो पुराना सिलेबस है आप उसको मत छोड़िए, वो पढ़ते जाइए आप। लेकिन साथ-साथ एक्स्ट्रा टाइम में आप कोशिश करिए इन सब्जेक्ट्स को भी टच करने की, इनको शुरू कीजिए। एक्स वाई जेड जहाँ से भी आपको हेल्प मिले इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की, पढ़िए जहाँ भी जाके। बट प्लीज़ स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दीज़ सब्जेक्ट्स वेल। इसीलिए जो हमारे खुद के जो ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑनलाइन वालों के लिए तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं ऑनलाइन में तो शायद इंट्रोड्यूस ना कर पाऊँ, टाइम इतना हेक्टिक है। लेकिन ऑफलाइन के लिए डेफिनेटली आज स्टूडेंट लोगों से बात भी हुई तो अ, हम लोग भी आज डिस्कशन के बाद में ये डिसीजन लिया कि चलो एक पैरेलल बैच चलाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी रनिंग बैच है उसमें इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि हम न्यू सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उनको सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट्स ही चाहिए, तो उनके लिए स्पेशल बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम मंडे। और क्या क्या होगा उस बैच में, तो जो सब्जेक्ट्स पहले से हम लोग पढ़ा चुके हैं उसमें से बिल्कुल टच नहीं करने वाला मैं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं एडिशनल उसमें भी वही दूँ। जिसको पुराने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसके लिए अलग बैच है और जो सिर्फ न्यू सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सेपरेट बैच है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रक्चर तो हम पूरा पढ़ेंगे, अब न्यू बैच में व्हाट आई विल इंट्रोड्यूस फ्रॉम द सॉन्ग। तो भाई ये स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम्स, ये तो एसएफडी बीएमडी नॉर्मल है, ये पढ़ाते हैं हम, ये बेंडिंग थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड है हमारे सिलेबस में, फ्लेक्सर कवर है। क्या ऐड करना है? सिर्फ शेयर स्ट्रेसेस एंड शेयर सेंटर, बाकी जितना है वो सब हम नॉर्मल फॉर्म में पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, चाहे पहले सिलेबस में था या नहीं था,
ये सोम का सारा सिलेबस हमने ऑफलाइन बैच में कराया है। तो जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने शायद यहाँ पे क्लास में ली हो, कहीं ली हो, मुझे नहीं पता, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ वही न्यू बैचेस में डिलीवर करूंगा जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं टॉपिक्स, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स को फिर से एक नया बैच बना के एक न्यू से दे देना वो पॉसिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा, लेकिन क्या छोड़ दूंगा इसमें, यहाँ पे वी विल नॉट कवर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। वाई? क्योंकि ये मैं तो में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, या जो न्यू बैच चल रहे हैं ऑलरेडी उसके सोम में ये सब पढ़ाएंगे। तो स्ट्रक्चर में स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये बेसिक हम बता देते हैं सोम में, लेकिन फोर्स एंड एनर्जी मेथड्स के थ्रू, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट, ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जितना भी टॉपिक है वो सब कवर करेंगे। इसके अलावा आरसीसी में वाटर टैंक्स एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ाया जाएगा न्यू बैचेस में। इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर में वी विल कवर कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस फॉर बीम फ्रेम्स एंड स्टील टैंक्स। ठीक है, ओनली दिस पार्ट विल बी कवर फ्रॉम द स्टील, बाकी सब हम नॉर्मल स्टील में पढ़ा देते हैं। इसके अलावा जियोटेक में हम लोग क्या एक्स्ट्रा से पढ़ाएंगे, वी विल कवर shear strength Mohr circle, effective stress, total shear strength parameter that is already done in the old batches, सी पेज अपडेट, बाकी सारा कुछ पढ़ा के रखा था, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा से मिला है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ एंड मोर कूलम्ब क्राइटेरिया, सिर्फ वही पढ़ना है जो कि शेयर स्ट्रेंथ के अंदर ही। तो ये दो टॉपिक मुझे एक्स्ट्रा से पढ़ाने हैं, बाकी सब कुछ हमने पहले से पढ़ा है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में भी सब कुछ पढ़ा है, सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स को इंट्रोड्यूस किया है नए से, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बाकी तो सब हमने पढ़ा है। इसके अलावा और क्या ऐड होगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मॉर्निंग बैच में ऑलरेडी चल रहा है, तो इसमें क्या नए से पढ़ाएंगे, न्यू बैच में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर एंड इट्स ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, और बाकी जितना है ना वो सब ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। फिर हाइड्रोलिक्स में ये सब भी हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस, ओपन चैनल हार्ड डिस्क, एनर्जी डेप्थ एनालिसिस, स्पेसिफिक एनर्जी, ये ओपन चैनल फ्लो का ही है पूरा, ये सब ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसमें से कुछ नहीं है पढ़ाने वाले हम। वन थिंग which I will introduce, that is gradually varied flow and water surface profiles, प्रोफाइल्स पे क्वेश्चन आते हैं M1 M2 है ना, S1 S2, तो वो वाला सिर्फ टॉपिक ऐड करेंगे। हाइड्रोलॉजी हम पूरी तरीके से डिलीवर करेंगे, इरिगेशन पूरी तरीके से डिलीवर करेंगे, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये तो कंप्लीटली डिलीवर होगा। इसके अलावा मैकेनिक्स का पार्ट था वो भी कंप्लीटली डिलीवर होगा, स्टील में से प्लास्टिक एनालिसिस डिलीवर होगा, और हाईवे में भी सब कुछ कवर किया हुआ है। और कुछ है, ये कुछ एक नया टॉपिक है, बेसिस और प्रिपरेशन ऑफ डीपीआरएस, सिर्फ ये एक नया टॉपिक है, बाकी जितना भी है वो ऑलरेडी पुराने सिलेबस में हम लोग के कवर्ड है, मतलब मेंशन करते हैं नहीं करते, लेकिन जो हमारा तरीका पढ़ाने का उसमें वो सब कवर है ऑलरेडी। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑलरेडी कवर है, सिर्फ इस बार क्या सिग्नल पढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि उनका डिजाइन सिर्फ ऐड करना पड़ेगा। ब्रिज ऑलरेडी डन, इन्वायरमेंट भी पूरा सिलेबस देख चुका हूं मैं, सब कुछ पढ़ाया है, सिर्फ ये दो, एयर पोल्यूशन एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सिर्फ इन दो टॉपिक्स को आई गोना डील इन द न्यू बैचेस। ठीक है, बाकी और सब तो दैट्स ऑल। सिलेबस में जितना मैंने मेंशन किया है, न्यू बैचेस का मतलब है न्यू सिलेबस वाले बैचेस, जिसमें हम सिर्फ न्यू सिलेबस जो ऐड हुए हैं उसको ही कवर करेंगे। So the classes will be start from Monday, and the first topic I'm gonna start is structure analysis because that is very important. इरिगेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं भाई, हाइड्रोलॉजी में भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में बिलीव में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है। स्ट्रक्चर एनालिसिस और थोड़ा मैकेनिक्स का पार्ट है, और फ्लूइड मैकेनिक्स का वो बाउंड्री लेयर कंसेप्ट वो थोड़ा सा देखना है, बाकी चीज़ें आसान है। आप 1 से 1.5 घंटे का
टाइम अगर मुझे दें अलग से, ये जो बातचीत है मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, जो बाहर से भी आना चाहें तो वेलकम है जी सबका। तो 1-1.5 घंटे की क्लास हम एडिशनली मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है ये क्लास 2 आवर्स की भी चले, और हो सकता है कि संडे को डेफिनेटली 3 to 4 आवर क्लास चले, बिकॉज वी वांट रिजल्ट्स दिस टाइम। ठीक है, पिछली बार के भी रिजल्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ शो ऑफ तो नहीं करते। इस बार कोशिश है कि थोड़ा हम लोग भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकालें, पहले भी निकले हैं। एनीवे, उस सब चीज़ों पे नहीं जाते हुए, कुछ और अगर आपको पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो हियर इज द नंबर 9711115056। यू कैन कॉल एनी टाइम, सॉरी नॉट एनी टाइम, रात को नहीं, इन वर्किंग आवर्स, एंड यू कैन मैसेज एनी टाइम। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। हो सकता है रिप्लाई थोड़ा लेट से हो, पर डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। आज के लिए इतना ही डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच।